Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 10 for the course of Reinforced Concrete Design 1. This course is generally for BSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 10 and week number 10. So these are your reference text books for this course. इन books के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ reinforced concrete structure से relevant कोई और book available है तो उसको भी आप use कर सकते हैं. So in our today's class we are going to discuss about columns. First of all हमने उसकी तमाम जो details हैं columns के हवाले से उनको discuss करना है. Columns को हम compression members क्यों कहते हैं, क्या उसके अंदर खासियतें हैं, एक structural element के तौर पे column क्या role play करता है real industry के अंदर, ये तमाम चीज़ें हमने discuss करनी है. So in general contents, first of all we will discuss about columns and what are the design points, important design points क्या होती हैं columns के अंदर. उसके बाद हम classification को discuss करेंगे कि short columns और long columns क्या होते हैं, classification based on loadings क्या होती हैं. उसके बाद हम कुछ short columns के हवाले से कुछ design examples वगैरह भी solve करेंगे. So column, basically a column can be considered as a compression member or column can be considered as a structural element which is subjected predominantly to an axial compressive forces. कि column वो member है जिसके ऊपर only axial compressive forces यानी कि upward to downward direction के अंदर आपके axial compressive forces member को compress करने वाले forces apply हो रहे होते हैं. इस वजह से हम इन members को columns को compression members भी consider करते हैं. कंप्रेशन मेंबर्स जो है मोस्टली ट्रीट किए जाते हैं बिल्डिंग्स के अंदर एज अ कॉलम्स, और कॉलम को हम कंप्रेशन मेंबर इसलिए भी कहते हैं कि दोज हैविंग इफेक्टिव लेंथ ऑफ व्हिच एक्सीड्स 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, कि जो क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर जो आपके क्रॉस सेक्शन है डायमेंशन है 12 बाय 12 इंच का कॉलम है, 18 बाय 18 इंच का कॉलम है, या 12 बाय 16 इंच का या 18 इंच का कॉलम है, तो जो स्मॉलर साइज है उससे 3 गुना ज्यादा होना चाहिए आपकी ओवरऑल हाइट ऑफ द कॉलम या ओवरऑल लेंथ ऑफ द कॉलम. अगर ज्यादा है 3 टाइम्स से तो उस मेंबर को हम कॉलम ट्रीट करेंगे. अगर 3 टाइम्स से कम है तो उस मेंबर को हम एज अ पेडेस्टल ट्रीट करेंगे. पेडेस्टल इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर बट हुज इफेक्टिव लेंथ is less than 3 times of its least lateral dimension. के जो lateral dimensions है मेंबर के अंदर, जो क्रॉस सेक्शन के अंदर 2 डायमेंशन, जो स्मॉलर डायमेंशन है उससे 3 गुना या 3 टाइम्स से छोटी लेंथ हो तो उस मेंबर को हम पेडेस्टल कंसीडर करते हैं. अगर ज्यादा है उससे तो हम उसको कॉलम कंसीडर करते हैं. So in general, any member which carries an axial compressive load will be defined as a compression member या column, irrespective of the fact whether simultaneous bending is present or not. कि कंप्रेशन तो आपका एनी हाउ मेंबर के ऊपर कंप्रेसिव लोड तो एक्ट कर ही रहा है, लेकिन सम केसेस के अंदर हमारे पास बेंडिंग भी जनरेट होती हैं या बेंडिंग मूवमेंट्स भी एक्ट कर रही होती है मेंबर के अंदर. और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलम के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर देखा जाए तो हर कॉलम को या हर कॉलम जो है बेंडिंग मूवमेंट को भी फेस कर रहा होता है और एक्सियल कंप्रेसिव फोर्सेस को भी फेस कर रहा होता है. So therefore all columns are subjected to bending moment about one or both axes, which may be due to the end restraint arising from the monolithic placement of floor beams and columns. अब समटाइम्स इन रियल इंडस्ट्री हम जब कॉलम्स को बना रहे होते हैं तो कॉलम्स और बीम्स की जो कंक्रीटिंग है वो एट अ टाइम एज अ मोनोलिथिक यानी कि कंबाइन में की जाती है. तो उस केस के अंदर हमारा जो एक इमेजिनरी पर्सपेक्टिव है या हमारी जो थिंकिंग है, हम उस हिसाब से बिलीव करते हैं कि कॉलम के ऊपर जो बीम हो सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर लोड अप्लाई कर रहा है, यानी कि सेंट्रल न्यूट्रल एक्सिस से आपका लोड ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन मेंबर टू अदर मेंबर. लेकिन इन रियलिटी ऐसा पॉसिबल भी है कि सेंट्रोइडल एक्सिस से हट के इन वन डायरेक्शन या इन बोथ डायरेक्शन बोथ एक्सिस के अंदर वो सेंट्रोइडल एक्सिस से मूव भी कर सकता है. तो उस केस के अंदर कॉलम्स के ऊपर जो है बेंडिंग मूवमेंट्स वगैरह भी ज़्यादातर एक्ट कर रही होती हैं, और उन बेंडिंग मूवमेंट्स की वजह से कंप्रेशन मेंबर को हम कंसीडर करते हैं कि वो मेंबर जो कंप्रेसिव फोर्स को भी फेस करें और बेंडिंग मूवमेंट को भी फेस करें, दैट मेंबर्स आर कंसीडर्ड एज एन कंप्रेशन मेंबर्स. So furthermore, column is often used interchangeably with the term compression member, कि ये दोनों टर्म्स आप यूज कर सकते हो, कॉलम भी कह सकते हैं इस मेंबर को और कंप्रेशन मेंबर भी हम कह सकते हैं.
Most column type including arch ribs, rigid frame members, compression member in buildings, bridges, water tanks, trusses, shales और portion thereof, ये तमाम ये नाम है जहाँ पे आपका कंप्रेशन मेंबर एक्ट करता है आर्च रिब्स के अंदर भी, रिजिड फ्रेम मेंबर्स के अंदर भी, कंप्रेशन मेंबर्स इन बिल्डिंग्स के अंदर भी, ब्रिजेस के अंदर भी, वाटर टैंक्स के अंदर भी। तो ये आपके वो फोर्सेस हैं, कॉलम के टाइप्स हैं जो कि हर रियल इंडस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं और उनको यूटिलाइज भी करते हैं। So in building columns, the ratio of length to cross-sectional width L to H varies या ranges between 8 to 12। कि बिल्डिंग के केस में जब हम कॉलम्स की बात करते हैं तो वहां पे हमारा जो कॉलम्स का रेशो है, जो आपकी क्रॉस सेक्शनल विड्थ के हिसाब से और लेंथ का आपस में रेशो, यानी कि ओवरऑल हाइट एंड विड्थ ऑफ द सेक्शन, इनका रेशो जो है वो वेरी कर रहा होता है 8 से लेके 12 के दरमियान। With the increasing use of high strength materials, more slender columns are becoming common these days than before। अब जैसे ही एडवांस मेथड्स या मटेरियल्स आ रहे हैं, रोजाना न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उस वजह से जब हमने हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स को इंट्रोड्यूस कराया मेंबर्स के अंदर, तो दुनिया ने शॉर्ट कॉलम्स को इग्नोर करके लॉन्गर कॉलम्स के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो इन लॉन्गर कॉलम्स और शॉर्ट कॉलम्स के अंदर फर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इसको क्लासिफाई किया इन टू ब्रॉड कैटेगरीज। नंबर वन कंसीडर्ड एज अ शॉर्ट कॉलम्स एंड सेकंड इज कंसीडर्ड एज अ स्लेंडर कॉलम्स या लॉन्ग कॉलम्स। अब मजीद इनके अंदर क्या फर्क है उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। These are some types of reinforcements, जिसके अंदर जो कॉलम की reinforcements हैं और बीम की reinforcement एज अ cumulatively हमने शो कराई हुई हैं। यहाँ पे आप जंक्शन ऑफ reinforcement भी देख सकते हैं कि एक जंक्शन जहाँ पे कॉलम और बीम को इकट्ठा किया है, वहाँ पे कंजेशन ऑफ reinforcement बहुत ज़्यादा है, तो हमें एक प्रॉपर कंक्रीटिंग करते वक्त प्रॉपर केयर की ज़रूरत देनी है, हमें वहाँ पे एक प्रॉपर अटेंशन देनी है ताकि जो आपके केप्स हैं वो प्रॉपरली फिल हो जाए तमाम चीज़ों में। दिस इज ऑल्सो अ प्लेसमेंट ऑफ ब्रिज का जो पियर्स होते हैं, ब्रिज के जो आपके मेन जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर जो कैप्स लगाई जाती हैं, वो आपकी प्लेसमेंट है। ऑयल प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम्स के ऊपर हम पूरा एक जो केप है, पियर केप जिसको हम कहते हैं, वो पियर केप लगाने जा रहे हैं। तो जब हम पियर केप को प्लेस करते हैं तो हमारे इमेजिनरी पर्सपेक्टिव ये होता है कि लोड इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन मेंबर टू अदर मेंबर इन टर्म्स ऑफ सेंटर टू सेंटर, लेकिन इन रियलिटी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन रियलिटी लोड जो है वो फ्रॉम फ्लक्चुएट कर जाता है, किसी सेंट्रॉइडल एक्सिस से हट के थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर हम फिर डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह से मेंबर को ट्रीट करना है। दिस पिक्चर शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टमिनिस्टर ब्रिज लंदन। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि शॉर्ट कॉलम्स जो हैं उनके अंदर नॉर्मली जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली मटेरियल्स और उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और जो लॉन्ग कॉलम्स हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है बाय लेटरल डिफ्लेक्शन। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि दो हमारे पास लकड़ी के पीसेस हैं, एक लकड़ी का पीस छोटा है, एक लकड़ी का पीस बड़ा है। उन दोनों को आप स्ट्रेट खड़ा करें, स्ट्रेट आपने जैसे उनको होल्ड करके रखा और ऊपर से आप लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो जो स्मॉलर पीस है वो आपका लोड सस्टेन करेगा, ज्यादा बियर करेगा, लेकिन जो लॉन्गर पीस है उसके मिड पोर्शन के अंदर आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगी। तो ये लेटरल डिफ्लेक्शन की वजह से उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। सो मोस्ट कॉलम्स कैन बी डिजाइंड एज अ शॉर्ट कॉलम्स, के रियल इंडस्ट्री के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम शॉर्ट कॉलम्स को डिजाइन करें ताकि उनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। However, the failure of a column often produces an extensive damage, क्योंकि एक कॉलम का जो फेल्यूर है वो पूरे स्ट्रक्चर को वीक कर देता है, पूरे स्ट्रक्चर का सिस्टम पूरा कमजोर हो जाता है, एंड देयरफॉर हम कॉलम को बड़ी केयर के साथ हैवी या हाई सेफ्टी मार्जिन के साथ डिजाइन करते हैं। अ कॉलम कैन बी एनी टाइप ऑफ शेप, स्क्वायर शेप भी है, रेक्टेंगुलर शेप भी है, ट्राइंगुलर भी है, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल एंड सर्कुलर कॉलम्स हैं जो कि हम रियल इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं और उनको डिजाइन करते हैं। सो नाउ वी हैव इंपॉर्टेंट डिजाइन पॉइंट्स फॉर कॉलम्स, कि जब हम कॉलम को डिजाइन करते हैं हमारे पास उसकी जो शेप है वो भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है, कि टाइप हम कौन सा रखें, रेक्टेंगुलर रखें, सर्कुलर रखें, उसके बाद जो है वो हम ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, उसके बाद मिनिमम बार्स, हमने नंबर ऑफ बार्स कितनी प्रोवाइड करनी है इन टर्म्स ऑफ मेन बार्स, और उसके बाद मिनिमम रिइंफोर्समेंट कोड कितनी सजेस्ट करते हैं, इधर हमने प्रोवाइड की है या नहीं की। जो मेन बार्स की मिनिमम रिइंफोर्समेंट और ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट की मेन बार्स भी हमने फोकस करनी है। उसके बाद मिनिमम डायाफ बार भी हमने चूज करना है, और उसके बाद हम जो है वो स्पेसिंग बिटवीन द बार्स भी फोकस करते हैं एज पर गाइडलाइंस, एज पर कोड्स एंड डिजाइंस। So based on type of construction, we had two types of columns. Number one was short column and number second is the long column. So now classification based on type of loading.
कि जब हम डिफरेंट लोडिंग अप्लाई करते हैं मेंबर के ऊपर तो उस हिसाब से हमारे कॉलम के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स या वेरिएशंस आती हैं वो क्या हैं। नंबर 1 इज द कॉलम अंडर एक्सियल लोडिंग, जिसको हम कॉलम कंसीडर करते हैं या कंप्रेशन मेंबर कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेड मार्क है वो आपका जो लोड है वो ट्रांसमिट हो रहा है इनटू द कॉलम फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, के कॉलम के बिल्कुल सेंटर से आपका लोड ट्रांसमिट हो रहा है। और सेकंड केस हमारे पास आ जाता है एक्सियल कंप्रेशन विद यूनी एक्सियल बेंडिंग, यानी यूनी एक्सियल लोडिंग, कि हमारा जो लोडिंग है वो है तो सेंटर पे लेकिन एक एक्सिस से सेंटर से थोड़ा सा हट के है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको हम इसेंट्रिक डिस्टेंस कंसीडर करते हैं कि सेंट्रोइडल एक्सिस से लेके आपका जो लोडिंग पॉइंट है यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम इसेंट्रिक डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। एंड थर्ड वन केस इज द बाइएक्सियल लोडिंग, यानी जिसके अंदर आपका दोनों का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, दोनों एक्सिस में एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों डायरेक्शंस के अंदर आपका जो लोड है वो सेंट्रोइडल पॉइंट से हट के, यानी इसेंट्रिक डिस्टेंसेस हमारे पास दो हैं, एक एक्स एक्सिस डिस्टेंस के अंदर भी है और वाई एक्सिस डिस्टेंस के अंदर भी है, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव मेंबर कहलाता है, जिसके अंदर आपकी बेंडिंग मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं दोनों एंड्स के ऊपर। So now third basic criteria when the types of columns are depending on the types of reinforcements, कि कौन से type of reinforcement in terms of spiral reinforcement या in terms of additional transverse reinforcement जब हम बात करते हैं तो उस हिसाब से कॉलम को जो मजीद दो कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। Number 1 is the reinforcements are longitudinal reinforcement and second is the lateral reinforcement. Longitudinal यानी main bars and lateral reinforcement यानी कि stirrups और ties वगैरह हो गए। So columns are generally designated by the type of lateral reinforcement, कि short columns की category के अंदर हमने columns को distribute किया हुआ है based on lateral reinforcement types that carries the load. So we can say that the ties bar or tied columns and second we can say that the spiral reinforcement columns. So दोनों के केस के अंदर हम जो मेन बार्स यूज करते हैं तमाम कॉलम्स की कैटेगरी में वो हमारी वेरी कर रही होती है, नंबर 4 से लेके नंबर 18 डायमीटर तक की बार आप यूज कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन रिइंफोर्समेंट टाइप हम मेन बार की बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते हैं लेटरल रिइंफोर्समेंट की। तो उस हिसाब से दो कैटेगरीज है, नंबर 1 इज द टाइड कॉलम्स एंड नंबर 2 इज द spiral columns. So tied columns, they are generally of square shape or rectangular shape in cross section and have the minimum 4 number of bars, कि 4 आपने bars कम से कम provide करनी है as a main bars. These bars are braced or tied laterally by closed loops called ties, normally number 3 और number 4 bar in size. तो ये हमारे पास नंबर 3 और 4 के हम स्टीरअप यूज करते हैं और कम से कम इन कॉलम्स के अंदर 4 बार्स होनी चाहिए। स्क्वायर शेप और रेक्टेंगुलर शेप का भी कॉलम हो सकता है। So second category या second type we have a spiral columns. These columns have a minimum 6 number bars, जिसके अंदर टोटल आपकी 6 जो है वो बार्स होनी चाहिए कम से कम इन सर्कुलर पैटर्न, क्योंकि स्पाइरल जो है वो एक कंटिन्यूअस स्टीरअप के फॉर्म में जो है वो रिइंफोर्समेंट होती है, जिसके अंदर हम हेलिक्स और स्पाइरल फॉर्म के अंदर स्मॉल वायर यूज करते हैं जो कि दाया नंबर 3 बार 4 बार और 5 बार की भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास कंपोजिट कॉलम्स हैं। कंपोजिट कॉलम जो है वो उसके अंदर स्ट्रक्चरल स्टील का शेप और कंक्रीट दोनों को एज अ कंपोजिट के साथ आप मिला के जो है वो बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारे मेंबर्स जो हैं वो हाई स्ट्रेंथ ट्यूबिंग वगैरह मटेरियल यूज होती हैं, कंक्रीटिंग वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद टाइड एंड स्पाइरल कॉलम्स आर मोस्ट कॉमन फॉर्म एंड मे बी आइदर सर्कुलर, ऑक्टागोनल, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन द क्रॉस सेक्शन, और टाइड कॉलम्स कैन आल्सो बी एल शेप्ड मेंबर्स। सो हेयर वी हैव अ कंपैरिजन के अंदर जब हम बीम्स की बात करते हैं तो बीम्स के अंदर जो लेटरल रिइंफोर्समेंट्स होती हैं उन रिइंफोर्समेंट्स को हम स्टीरअप्स कहते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम्स के अंदर जो लेटरल रिइंफोर्समेंट है उसको हम टाइज बार कहते हैं या टाइड कॉलम्स कहते हैं, और टाइज जो है वो आपके स्टीरअप्स के ही कहलाते हैं बेसिकली। तो इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पे एक पिक्टोरियल व्यू नजर आ रहा है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो टाइड बार किस तरह से प्रोवाइड की हैं डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। पिक्चर के अंदर आप तीनों कॉलम के टाइप्स भी देख सकते हैं। नंबर ए इज द बेसिकली टाइड कॉलम, जिसके अंदर आपको टाइज नजर आ रही हैं ग्रीन कलर के अंदर, और रेड बार्स जो हैं वो वर्टिकल बार्स हैं, मेन बार्स। सेकंड के अंदर हमें स्पाइरल कॉलम नजर आ रहा है जिसके अंदर स्पाइरल इन्फोर्स जो है वो इन्फोर्समेंट्स हैं, और रेड बार्स जो हैं वो मेन बार्स हैं, और जो ग्रीन बार हैं वो आपका एक कंटिन्यूअस स्पाइरल है। स्पाइरल के एक एज से लेके स्पाइरल के दूसरे एज के दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम पिच ऑफ द स्पाइरल कहते हैं। उसके बाद थर्ड केस के अंदर हमारे पास एक स्पाइरल कंपोजिट बीम है, स्पाइरल कंपोजिट कॉलम है, जिसके अंदर आपने एक सेंट्रल सेक्शन के अंदर एक
आई स्टील का सेक्शन जो है वो आपने प्रोवाइड किया है, और बाकी जो है वो आपकी मेन रीइंफोर्समेंट कॉलम की ही है सराउंडिंग में, और उसके बाद जो है वो स्पाइरल रीइंफोर्समेंट्स वगैरह हैं जिसको हम कंपोजिट कॉलम भी कहते हैं। अगेन दीज आर आल्सो सम टाइप्स ऑफ कॉलम्स जिनको आप देख सकते हैं, टाइट कॉलम्स हैं, स्पाइरल कॉलम्स हैं, स्टील ट्यूबिंग्स हैं, उसके बाद इनके क्रॉस सेक्शंस भी नीचे आपको नजर आ रहे हैं। ट्यूबिंग्स वगैरह के अंदर हम पाइप्स के जो है वो अपने स्टील के पाइप्स, बाहर से स्टील का पाइप होता है होलो, अंदर हम कंक्रीट को फिल कर देते हैं। यहाँ पे भी आपको स्पाइरल इन्फोर्समेंट नजर आ रही है। इस केस के अंदर स्पाइरल जो बार्स हैं उसके सराउंडिंग में हमने डिफरेंट जो है वो कवर या एक अलग किस्म के जीएफआरपी मटेरियल्स को एज ए स्पाइरल इन्फोर्समेंट के तौर पे यूज किया है, जो कि कन्फाइनमेंट के लिए हम समटाइम्स जो है टाइप ऑफ इन्फोर्समेंट को चेंज कर देते हैं, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। Ties and spiral reinforcement normally plays two major and common roles. उसके अलावा तो बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन दो मेजर रोल प्ले करता है फंक्शन जो है वो स्पाइरल और टाइज reinforcement का। नंबर वन, इट होल्ड्स द बार्स या मेन बार्स को एक ही पोजीशन के ऊपर होल्ड करता है जब हम कंक्रीटिंग को फिल करते हैं, जिस तरह से हम बीम्स के केस में स्टीरअप्स को पढ़ रहे होते हैं। सेकंड, इट प्रिवेंट्स द बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट बाय बस्टिंग थिन कंक्रीट कवर, कि जब आपका लोड अप्लाई होता है तो कंक्रीट कवर जो है सराउंडिंग में, कंक्रीट कवर जो आपका प्रोवाइडेड है, स्टील का केज जो हमने कवर किया, तो कवर समटाइम्स कोलैप्स कर जाता है। अगर कवर कोलैप्स कर जाता है तो बकलिंग की वजह से जो आपके टेंशंस हैं या बर्स्टिंग फेल्यूर जो अपीयर होता है स्टील के अंदर से, उसको ये टाइड बार्स या स्पाइरल जो है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। So common types of bars and tie arrangement, figure 13.8.1 as suggested by code shows the common types of longitudinal bars and tie arrangement in members with large axial forces and small bending moments. कि अगर मेंबर के ऊपर एक्सियल फोर्सेस ज्यादा हैं, स्मॉल बेंडिंग मूवमेंट्स हैं, तो टाइज का जो अरेंजमेंट है लॉन्गिट्यूडनल बार्स के सराउंडिंग में जो आप टाइज प्रोवाइड कर रहे हो, उनके लिए हमारे पास डायग्राम सजेस्टेड हैं कोड्स की तरफ से, उनको हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं उनको हम देखते हैं। कोई भी मेन बार्स आपने जब प्रोवाइड किए हैं तो उन बार्स के दरमियान अगर स्पेसिंग, अगर आपकी सिर्फ 4 बार्स हैं तो उस केस में आप एक ही सिंगल टाई या स्टीरअप आप प्रोवाइड कर रहे होते हो। लेकिन अगर आपके पास 6 बार्स हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर या स्क्वायर सेक्शन के अंदर, और 2 बार्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो 6 इंच से ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर आप 6 इंच से कम है तब भी आपका एक स्टीरअप इनफ है। अगर आपका 6 इंच से ज़्यादा है स्पेसिंग, तो आप एक एडिशनल स्टीरअप या एडिशनल टाइज जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है। इवन अगर दोनों डायरेक्शन के अंदर आपका स्पेसिंग 6 इंचेस से कम है तो आपका एक टाई इनफ है, लेकिन अगर 6 इंच स्पेसिंग ज़्यादा है तो आप एडिशनल जो है वो टाइज भी प्रोवाइड कर रहे होते हो। एग्जैक्टली इसी तरह से आपके पास 12 बार्स हैं तो आपका टाई अरेंजमेंट नीचे नज़र आ रहा है। अगर आपके पास 16 बार्स हैं मेन बार्स, तो उस केस के अंदर भी आपको टाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको नजर आ रही है कोर्ट्स की तरफ से सजेस्टेड। लेकिन दोनों केसेस के अंदर जब आपकी मेन बार्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो 6 इंच मैक्सिमम होना चाहिए, उस केस के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ये आपके कॉलम का एक फेल्यूर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स जब बढ़ जाता है तो कंक्रीट कवर जैसे ही फेल होता है। अब कंक्रीट कवर इस केस में फेल हुआ तो टाइज बार जो आपने प्रोवाइड की थी वो बहुत कम थी, उन्होंने इस लोड को बियर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपकी जो मेन रीइंफोर्समेंट बार्स थी वो कोलैप्स कर गई, और उसकी वजह से पूरा कॉलम जो है वो कोलैप्स कर गया। अब शॉर्ट और सिलेंडर कॉलम्स को हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ क्रॉस सेक्शन जिसका एक डायमेंशन हमारे पास बी है, दूसरा डी है। तो ओवरऑल जो लेंथ है कॉलम की, जो हाइट है, लेंथ इन एक्स डायरेक्शन और लेंथ इन वाई डायरेक्शन शुड बी डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ दिस इक्वेशन के ओवरऑल इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय डी और इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय बी शुड बी लेस देन 12। अगर ये 12 से कम है तो उसको हम शॉर्ट कॉलम कंसीडर करेंगे, अगर 12 से ज्यादा है तो उस केस के अंदर हम लॉन्ग कॉलम ट्रीट करेंगे। So in short columns now we have a provisions of ACI code कि ACI कोड क्या सजेस्ट करता है कि जब आप कॉलम को एनालाइज करते हैं तो उस केस में आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो नंबर 1, स्पेसिंग लिमिट्स ऑफ रिइंफोर्समेंट्स एज पर ACI 25.2.3 के आपने जो बार्स प्रोवाइड किए हैं उनके दरमियान स्पेसिंग की लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए। सो ACI क्या कहता है कि क्लियर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन टाइड एंड स्पाइरल कॉलम, दोनों केसेस में टाइड एंड स्पाइरल कॉलम में क्लियर डिस्टेंस बिटवीन यानी एज ऑफ बार से लेके दूसरे एज ऑफ बार तक का डिस्टेंस जो है वो आपका शुड नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स डाया ऑफ बार, यानी कि जो आपकी बार है उसकी डाया से 1.5 गुना जो है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे
कम है तो उस केस के अंदर आपका जो एग्रीगेट है वो प्रॉपरली या कंक्रीट जो है वो प्रॉपरली फिल नहीं हो पाएगा, तो हमारे पास जो बॉन्ड है वो अच्छा नहीं बन पाता इस केस के अंदर। इवन सम केसेस के अंदर आपने कम से कम डेड एंड जो है वो प्रोवाइड करना ही करना है। Second important thing is the concrete cover. As per ACI code 20.6.1.3.1, the minimum cover in beams and columns to primary flexural reinforcement, ties and stirrups and spiral shall not be less than 1.5 times dia bar or not less than 1.5 inches. कम से कम आपने क्लियर कवर जो है कंक्रीट का कवर आपने 1.5 इंच प्रोवाइड करना है या 1.5 टाइम्स डाया बार प्रोवाइड करना है। उसके बाद डिजाइन स्ट्रेंथ्स हैं। डिजाइन स्ट्रेंथ्स के अंदर हम अगर आप एक नॉमिनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं या डिजाइन एक्सियल स्ट्रेंथ नॉमिनल स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट करते हैं विद स्पाइरल रिइंफोर्समेंट, तो उस केस के अंदर आपके पास दो इक्वेशंस अवेलेबल हैं, सॉरी एक इक्वेशन अवेलेबल है जो हम यूज करते हैं। नॉमिनल स्ट्रेंथ मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू 0.85 साई इनटू 0.85 कंपैरेटिव स्ट्रेंथ इनटू ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ स्टील इनटू यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और अगर आप टाइड कॉलम की बात करते हैं तो उस केस के अंदर आपकी नॉमिनल स्ट्रेंथ शुड नॉट एक्सीड, यही फार्मूला है, जस्ट आपके पास 0.80 है और आगे आपके पास कंडीशंस वही हैं। तो सिंपल दो जो डिफरेंस है दोनों इक्वेशंस में, वो स्पाइरल कॉलम्स के लिए हम फैक्टर 0.85 का यूज करते हैं और टाइड कॉलम्स के लिए हम 0.80 फैक्टर यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि हम जब डिजाइन डायमेंशंस चूज करते हैं कंप्रेशन मेंबर के लिए तो एसीआई क्या सजेस्ट करता है कि इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, जब आप बात करते हैं स्पाइरल्स की तो उस केस के अंदर जो हम आउटर डायमेंशन को कंसीडर करते हैं तो ओवरऑल जो रिइंफोर्समेंट है आउटर डायमेंशन ऑफ स्पाइरल प्लस कंक्रीट कवर, यानी कि उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्योंकि आपकी दोनों साइडों पे कंक्रीट कवर आ जाता है। तो आपका जो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन है वो स्पाइरल का जो डाया है वो डाया हो गया या स्पाइरल की जो आपकी लेंथ है वो हो गई। उसके बाद दोनों साइडों से आप कवर को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल आपके पास आउटर डायमेंशन आ जाते हैं क्रॉस सेक्शन। लेकिन अगर हम मोनोलिथिकली कास्ट करते हैं वॉल्स के साथ कॉलम्स को तो उस केस के अंदर हम इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन जो चूज करते हैं इज इक्वल टू द आउटर डायमेंशन ऑफ स्पाइरल्स, आउटर डायमेंशन ऑफ स्पाइरल या टाइज दोनों के जो आउटर डायमेंशंस हैं वो, उसके साथ आप ऐड कर देते हैं 1.5 इंच आउटसाइड द स्पाइरल या टाइज के आउटसाइड जो है वो 1.5 इंच हम कम्युलेटिव कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर आपका दोनों तरफ से जो है वो आपका कंक्रीट कवर वगैरह आ जाता है, क्योंकि वहां पे वॉल है तो ज्यादा सेफर साइड पे हम ऑलरेडी हैं। उसके बाद लिमिट्स ऑफ रिइंफोर्समेंट्स, कि जब हम मेजर रिइंफोर्समेंट या मेन बार्स की बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट की, तो हम कॉलम्स के केस के अंदर ओवरऑल 1 to 8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम हम प्रोवाइड करते हैं, कि ग्रॉस एरिया जो कॉलम का है उसका 1 to 8% आप स्टील प्रोवाइड करते हो, जो कि इनफ होता है इन द केस ऑफ मेन एज अ लॉन्गिट्यूडनल बार्स। ये हमारे पास कुछ रीइंफोर्समेंट्स हैं शेयर वॉल्स वगैरह की, उनको हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉलम भी नजर आ रहे हैं पीछे पिक्चर के अंदर, तो हम करंट रीइंफोर्समेंट वगैरह कैसे प्रोवाइड करते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स, इनके दरमियान मिनिमम स्पेसिंग या डायमेंशन कितनी होनी चाहिए उसको हमने फोकस करना है। यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट्स वगैरह प्रोवाइडेड हैं। कॉलम के अंदर भी टाइज देख सकते हैं, जो सराउंडिंग में वॉल जा रही है उस वॉल के साथ हम कॉलम को किस तरह से कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम ओवरऑल डायमेंशन आउटर डायमेंशन किस तरह से चूज करते हैं। उसके बाद लिमिट्स ऑफ रिइंफोर्समेंट्स हैं। रिइंफोर्समेंट के लिए लिमिटेशंस हमारे पास क्या हैं कि लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट 1 to 8% हमने प्रोवाइड करनी है। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स एज पर एसीआई कंडीशंस, कि अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो आप कम से कम 4 बार्स प्रोवाइड करेंगे, अगर ट्रायंगुलर सेक्शन है तो 3 बार, और अगर स्पाइरल है तो कम से कम आपने 6 बार्स प्रोवाइड करनी है। इवन इन द केस ऑफ स्पाइरल इन्फोर्समेंट वॉल्यूमेट्रिक स्पाइरल इन्फोर्समेंट रेशियो शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू गिवन बाय द इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास एक रेशियो है, इस रेशियो को हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद हम इक्वेशन को अप्लाई कर रहे होते हैं। सो नाउ वी हैव अ स्पाइरल्स। जब हम स्पाइरल्स प्रोवाइड करते हैं मेंबर के अंदर तो स्पाइरल के अंदर हमने क्या एज पर कोड्स हमने एक फोकस या एक प्रॉपर अटेंशन किस तरह से प्रोवाइड करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि स्पेसिंग बिटवीन द स्पाइरल शुड बी कांस्टेंट या शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपर्ली, कि एक स्पेसिंग है जिसको हम पिच कंसीडर करते हैं वो हमारा प्रॉपर पिच होना चाहिए। उसके बाद स्पाइरल का मिनिमम जो डाया है वो 3 नंबर बार हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द स्पाइरल्स हमने 1 to 3 इंचेस रखना है। एंकरेज ऑफ स्पाइरल एट ईच एंड बाय 1.5 टर्न, के कम से कम आपने जो एंकर प्रोवाइड करना है डेवलपमेंट लेंथ देनी है वो 1.5 सर्कल आपने प्रोवाइड करना है। उसके बाद लैप स्प्लाइस ऑफ स्पाइरल शुड बी अराउंड 48 टाइम्स डाया ऑफ बार और 12 इंचेस, और वेल्डेड कनेक्शन आपने प्रोवाइड करना है। स्पाइरल हेड फ्रिमली बाय स्पेसर्स, कि स्पाइरल जो है आपने स्पेसर्स प्रोवाइड करने हैं ताकि जो कंक्रीट का कवर है वो भी प्रॉपर्ली मेंटेन हो सके।
इसी तरह से जब हम टाइज बार या टाइड कॉलम्स की बात करते हैं तो मिनिमम डाया ऑफ टाइड रिइंफोर्समेंट शुड बी अराउंड नंबर 3 बार इवन फॉर द केस ऑफ नंबर 10 एंड स्मॉलर बार्स के नंबर 10 और स्मॉलर बार्स हैं तो उस केस में आप जो टाई प्रोवाइड करते हो वो 3 नंबर का होना चाहिए। अगर नंबर 10 से लार्जर बार्स एज अ मेन बार्स आपने यूज किए हैं तो उस केस के अंदर आप नंबर 4 बार एज अ टाई बार यूज करते हो। So vertical spacing between the ties shall not exceed 16 times dia of bar or 48 times dia of T bar और लीस्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम के कम से कम आपने प्रोवाइड करनी है। जो बार्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो मेन बार है और आपकी जो टाइड बार है, उनके दोनों के दरमियान आपने रिइंफोर्समेंट्स को फोकस करना है। जो मेन बार है उसका 16 टाइम्स ऑफ डाया बार आपने प्रोवाइड करना है कम से कम डिस्टेंस, और 48 टाइम्स जो आपकी टाइड बार है उसका डिस्टेंस आपने प्रोवाइड करना है वर्टिकल स्पेसिंग। अगर आपकी दोनों ही केसेस में इस नहीं कर रहे तो कम से कम आपकी जो कॉलम की लीस्ट डायमेंशन है उतना स्पेसिंग आपने प्रोवाइड करनी है। So in addition, we have ties shall be arranged such that the every corner and alternate longitudinal bar shall have a lateral support provided by the corner of the tie with included angle not more than 135 degrees and no bar is farther than 6 inches clear from such a supported bar। क्या आपने जो फिगर हमने डिस्कस किया था उसको हम मजीद, हमारे पास फिगर अवेलेबल है उसको हम देखते हैं। जो हमने टाइज प्रोवाइड करने हैं वो इस तरह से प्रोवाइड करने हैं ताकि जो कॉलम है या कॉर्नर्स जो हैं वो प्रॉपरली हमारे कवर हो जाएं, बार बाहर की तरफ कॉर्नर जो है वो निकला हुआ ना हो, जिसकी वजह से कंक्रीट कवर मिनिमाइज हो जाए। फर्स्ट टाई शैल बी लोकेटेड नॉट मोर देन 1.5 इंचेस या नॉट मोर देन हाफ टाई स्पेसिंग अबव द टॉप ऑफ द फुटिंग और स्लैब इन एनी स्टोरी। पहला टाई जो है वो आपने हाफ स्पेसिंग के ऊपर रखना है, बाकी टाई जो है वो वहां से आपने एक प्रॉपर स्पेसिंग को मेंटेन करना है। कोई भी मेन बार्स आपने जब प्रोवाइड किए हैं तो उन बार्स के दरमियान अगर स्पेसिंग अगर आपकी सिर्फ 4 बार्स हैं तो उस केस में आप एक ही सिंगल टाई या स्टीरअप आप प्रोवाइड कर रहे होते हो। लेकिन अगर आपके पास 6 बार्स हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर या स्क्वायर सेक्शन के अंदर और 2 बार्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो 6 इंच से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर आप 6 इंच से कम है तब भी आपका एक स्टीरअप इनफ है। अगर आपका 6 इंच से ज़्यादा है स्पेसिंग तो आप एक एडिशनल स्टीरअप या एडिशनल टाइज जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है। इवन अगर दोनों डायरेक्शन के अंदर आपका स्पेसिंग 6 इंच से कम है तो आपका एक टाई इनफ है, लेकिन अगर 6 इंच स्पेसिंग ज़्यादा है तो आप एडिशनल जो है वो टाइज भी प्रोवाइड कर रहे होते हो। एग्जैक्टली इसी तरह से आपके पास 12 बार्स हैं तो आपका टाई अरेंजमेंट नीचे नज़र आ रहा है। अगर आपके पास 16 बार्स हैं मेन बार्स तो उस केस के अंदर भी आपको टाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको नज़र आ रही है कोर्स की तरफ से सजेस्टेड। लेकिन दोनों केसेस के अंदर जब आपकी मेन बार्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो 6 इंच मैक्सिमम होना चाहिए, उस केस के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। So now we have a behavior of tight and spiral columns under axial loading। behavior किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं या चेक करते हैं कि let's suppose we have the strength effect of a spiral can be visualized by considering a steel drum filled with sand। लेट सपोज हमारे पास एक ड्रम है, उस ड्रम को हम सैंड के साथ फिल कर देते हैं। सैंड के साथ फिल करने के बाद हम उसके सरफेस के ऊपर ड्रम के ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं ऑन द सैंड। अ लेटरल प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द ड्रम व्हिच कॉजेस अ हूप टेंशन इन द स्टील वॉल। कि जैसे ही आप एक यूनिफॉर्म लोड अप्लाई करते हो सैंड के ऊपर तो वो प्रेशर की वजह से एक सराउंडिंग का एक प्रेशर जनरेट होता है, हूप टेंशन जनरेट होती है जो कि स्टील के ड्रम की जो वॉल है उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। द लोड ऑन द ड्रम कैन बी इंक्रीज अंटिल द हूप टेंशन बिकम्स लार्ज इनफ टू बर्स्ट द ड्रम। अगर आप लोड बढ़ाते जाओगे तो वो आपका ड्रम जो है एट द एंड बर्स्ट हो जाएगा। द सैंड पाइल अलोन इफ नॉट कन्फाइंड इन द ड्रम वुड नॉट बी एबल टू सपोर्ट एनी लोड। अगर आपका कॉलम जो है, अगर आपका जो ड्रम था वो ड्रम का स्टील जो है वो कोलैप्स कर जाता है तो सैंड का जो आपने फिल किया हुआ मटेरियल है वो आपका किसी काम का नहीं रहता, वो लोड को बियर नहीं कर पाएगा। सो इट इम्प्लाइज दैट द कन्फाइनमेंट इंक्रीजेस द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कन्फाइनमेंट यानी कि जो आपने टाइड और स्पाइरल इन्फोर्समेंट्स हैं वो आपके कॉलम के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस को या ओवरऑल लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली ये वही चीज़ है कि एक ड्रम है उसके ऊपर हमने सैंड फिल करके लोड अप्लाई किया, किस तरह से हूप टेंशन जनरेट होती हैं, प्रेशर एग्जर्ट होता है मेंबर के ऊपर, वाल के ऊपर, और वो प्रेशर जो है वो स्लोली स्लोली बढ़ता हुआ एट द एंड ड्रम कोलैप्स कर जाएगा और सॉइल जो है वो कोई भी मजीद लोड कैरी नहीं कर सकती। So now let's suppose we are considering a tied column. A tied column will fail at a load given by the equation। कि अगर आप tied column की इंटेंसिटी को चेक करना चाहते हैं तो टोटल कैपेसिटी आप डायरेक्ट इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नॉमिनल स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू 0.85
concrete comparative strength into gross area minus area of steel plus area of steel into yielding strength of material. At this load, concrete will fail by crushing and shearing outwards along inclined plane and longitudinal steel by buckling outwards between ties. See figure 8.4. क्या आप देख सकते हैं कि जो कंक्रीट है वो जैसे ही कोलैप्स कर जाता है तो मेन बार्स जो है वो बिटवीन स्टीरअप्स बाहर की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा जो मेंबर है वो कोलैप्स कर जाता है। दिस इज द रियलिस्टिक इमेज ऑफ फेल्यूर के बीम। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जैसे ही बकलिंग लोड फेल्यूर अपीयर हुआ, आपका स्टील जो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू करता है और आपका कंक्रीट जो है वो उसकी वजह से स्पेल ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल कंक्रीट जो है वो भी ब्रेक हो जाता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस या मेंबर जो है वो कोलैप्स्ड कंसीडर हो जाता है, जिसको हम बकलिंग ऑफ कॉलम्स कंसीडर करते हैं। अब जैसे हमने लोड टाइड कॉलम के ऊपर अप्लाई किया, इसी तरह से अगर हम एक स्पाइरल कॉलम कंसीडर करें और सेम लोड हम अप्लाई करें जो इस टाइड कॉलम के अंदर हमने अप्लाई किया था, सो द लॉन्गिट्यूडनल स्टील एंड कंक्रीट विद इन द कोर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द आउटवर्ड फेल्यूर बाय अ क्लोजली स्पेस्ड स्पाइरल। कि स्पाइरल जो है वो टाइड से ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फेल्यूर के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं और लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो द कंक्रीट in the outer shell, however, not being confined will fail. The outer shell spalls off when the load reached at the nominal strength. कि जैसे आप नॉमिनल स्ट्रेंथ पे पहुंचते हो, आउटर कंक्रीट आपका फेल हो जाता है, लेकिन स्टील और इनर कंक्रीट जो है वो स्टिल परफॉर्म कर रहा होता है। It is at this stage that the confining action of the spiral has a significant effect, and if sizable spiral steel is provided, the load that will ultimately fail the column by causing spiral steel to yield or fracture can be much larger than the load at which the shell spalled off. तो ये बेसिकली हम किस तरह से ट्रीट करते हैं कि जब आपका एक कॉलम टाइड रिइंफोर्समेंट्स थी, टाइड बार्स जो हैं वो हम नॉर्मली लार्जर स्पेसेस के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। स्पाइरल्स के दरमियान जो पिच डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपका आउटर सरफेस कंक्रीट जो है वो कोलैप्स तो कर सकता है, लेकिन जो इनर कंक्रीट है वो स्टिल परफॉर्म कर रहा होता है, जो कि हमें एक मार्जिन या वार्निंग प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर को मजीद जो है वो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, सेफ भी कर सकते हैं। So the axial strain limits when spiral column fails will be much greater than the tied column. कि स्पाइरल कॉलम की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा होती है, एक्सियल स्ट्रेंस वो ज्यादा बियर करता है बनस्पत टाइड कॉलम के, जिसकी वजह से हम टफनेस ऑफ द कॉलम जो है ज्यादा कंसीडर करते हैं स्पाइरल के केस में इन टर्म्स ऑफ compared to the tied column. So any excess flexural capacity beyond the spalling load of the shell is wasted as the member can no longer be considered serviceable. However, ये तो हमारे पास कंडीशन है कि अगर हम आउटर शेल हमारा फेल हो जाता है, इनर शेल स्टिल परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम लेकिन स्ट्रक्चर को ओवरऑल हम फेल कंसीडर करते हैं। For this reason, the ACI code provides a minimum spiral reinforcement of such an amount that its contribution to the load carrying capacity is just slightly larger than that of the concrete in the shell. कि स्पाइरल रिइंफोर्समेंट हमें कोड सजेस्ट करता है कि मिनिमम आपने उतनी प्रोवाइड करनी है कि आपका जो ओवरऑल लोड है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रह सके इन टर्म्स ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रेन्स कंपैरिजन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का और लोड के दरमियान का। हम देखते हैं कि अप टू द फेल्यूर लोड आपके पास तीनों परफॉर्मेंसेस सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें कि स्ट्रेन मैक्सिमम कैपेसिटी सेम है, लेकिन अगर हम स्ट्रेन को कंपेयर करें तो लाइट स्पाइरल भी हायर स्ट्रेन को बियर कर रहा है, लेकिन एज पर एसीआई रिकमेंडेशन जो हैवी स्पाइरल है वो भी आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा शो करा रहा होता है एट द एंड लार्जर स्ट्रेन के साथ, लेकिन वो स्ट्रेन आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपका कंक्रीट जो है वो आउटर शेल वाला स्पेल ऑफ हो चुका है। तो इस वजह से एसीआई ने सजेस्ट किया कि ना आप लोअर में जाओ ना आप हायर स्पाइरल्स में जाओ, क्योंकि हमें जब स्पेल ऑफ हो गया कंक्रीट उसके बाद हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी की इंपॉर्टेंस हमारे लिए कोई नहीं है, हमें मेंबर को जो है वो एडजस्ट और सेफ कराना है, यानी कि मेंबर अपना लोड जो है वो एक पोजीशन के ऊपर खड़ा रहे, स्ट्रेन को फेस करता रहे, ताकि हम कोई अल्टरनेट रिमीडियल मेजर उसके लिए सजेस्ट कर सकें। तो उन्होंने एसीआई की जो स्पाइरल्स हैं वो मीडियोकर रेंज के अंदर लाइट और हैवी स्पाइरल्स के दरमियान उन्होंने रिकमेंड किया है। अब हमारे पास कुछ डिजाइन इक्वेशंस हैं शॉर्ट कॉलम्स के लिए। द नॉमिनल लोड स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सियली लोडेड कॉलम के नॉमिनल स्ट्रेंथ हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, बिकॉज द परफेक्ट एक्सियली लोडेड कॉलम इज नॉट अवेलेबल। कि हम जैसे डिस्कस किया पहले स्लाइड्स के ऊपर कि इन रियलिटी ये पॉसिबल नहीं है कि हर कॉलम जो है वो सेंट्रॉइडल लोडिंग को कैरी करे, तो इस वजह से वहां पे सम इसेंट्रिसिटीज जनरेट होती हैं। इसेंट्रिसिटी जनरेट होने की वजह से हम ओवरऑल अल्टीमेट कैपेसिटी को रिड्यूस्ड कैपेसिटी कंसीडर करते हैं, जिसको हम P0 से शो कराते हैं। सो टेकिंग
this P naught into consideration, ACI code specifies that the maximum nominal strength या nominal load should be multiplied by a factor of 0.8 यानी 80% हम कंसीडर करते हैं in case of tight columns and 85% कंसीडर करते हैं in case of spiral columns. कि स्पाइरल कॉलम्स जो है वो somehow 5% ज्यादा कैपेसिटी शो कराता है बनिस्बत टाइट कॉलम्स के. So introducing the strength reduction factor, the axially loaded columns for the axially loaded columns according to ACI codes are as टाइट कॉलम्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला है कि अल्टीमेट फैक्टर लोड इज इक्वल्स टू नॉमिनल लोड शुड बी इक्वल्स टू 5 फैक्टर्स द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर इनटू 80% 0.8 इनटू 0.85 एफसी डैश ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ स्टील इनटू yielding strength of material. इसी तरह से हमारे पास स्पाइरल कॉलम्स के लिए जो साई फैक्टर है स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर और 0.85 फैक्टर हमने कंसीडर किया, बाकी फार्मूला आपका सेम है. तो ये दोनों हमारे पास फार्मूला थे. ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट इज रिप्रेजेंटेड बाय AG. AST बेसिकली इज टोटल एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन या कंप्रेसिव एरिया ऑफ स्टील एंड phi इज अ 0.65 इज स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर जो कि हम कंसीडर करते हैं टाइट कॉलम्स के लिए 0.65 और 0.70 फॉर स्पाइरली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स. तो अब इक्वेशन कैन बी रिटन एज, उनको हमने मजीद मॉडिफाई कर दिया कि अल्टीमेट फैक्टर लोड शुड बी इक्वल्स टू phi इनटू नॉमिनल लोड इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर इनटू k. अब k यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करा दिया क्योंकि दोनों इक्वेशंस के अंदर सिर्फ एक चीज का फैक्टर का वैल्यू चेंज था जो कि 0.8 था टाइट कॉलम्स के लिए और 0.85 था स्पाइरल कॉलम्स के लिए. तो यहाँ पे हमने 0.8 और 0.85 को रिप्लेस कर दिया k के साथ. आगे मजीद इक्वेशन हमारी सेम है जो कि आगे इक्वेशन के अंदर 0.85 एफसी डैश ग्रॉस एरिया प्लस एरिया ऑफ स्टील हमने कॉमन ले लिया fy माइनस 0.85 इंटू एफसी डैश. और यहाँ पे हमारी जो k साई की जो वैल्यू है वो टाइट कॉलम्स के लिए हम 0.65 लेते हैं और k जो है वो 0.8 फॉर टाइट कॉलम्स और साई की जो वैल्यू है स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.75 एंड k इज इक्वल्स टू 0.85 फॉर स्पाइरली रीइंफोर्स्ड कॉलम्स. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए थे, इक्वेशन को हमने मजीद समराइज किया है. उसके बाद कुछ रेशोज हैं. ग्रॉस स्टील रेशो इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय ग्रॉस एरिया और एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू ग्रॉस एरिया इनटू एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट रेशो. और अल्टीमेट इक्वेशन अगेन वही है हमारे पास बेस्ड ऑन एन अज्यूम्ड स्टील रेशो. स्टील रेशो हम प्रोवाइड करते हैं 1 to 8% के दरमियान. कोई भी हम स्टील रेशो जो है वो अज्यूम भी कर सकते हैं अल्टीमेट लोड कैपेसिटी के हिसाब से. इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज ग्रेड 60 reinforcing steel in columns with a concrete compressive strength of 4 KSI or greater to produce relatively small concrete column sections. ये कॉलम सेक्शंस कम से कम कंसीडर करने के लिए, सेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट और हायर स्ट्रेंथ स्टील दोनों प्रीफर करते हैं. सो नाउ वी हैव सम डिजाइन एग्जांपल्स फॉर टाइड कॉलम्स. टाइड कॉलम्स के अंदर हम स्क्वायर कॉलम को डिजाइन करते हैं और रेक्टेंगुलर कॉलम को. सो नाउ वी हैव अ स्क्वायर टाइड कॉलम जो कि हमने डिजाइन करना है. डिजाइन अ स्क्वायर टाइड कॉलम टू सपोर्ट एन एक्सियल डेल लोड ऑफ 400 किप्स एंड live load of 232 kips using concrete comparative strength of 5 KSI and steel grade of 60 KSI and steel reinforcement ratio of 5%. Design the necessary ties. We have to design necessary ties और हमें जो डेल लोड है वो गिवन है, लाइव लोड भी गिवन है. स्क्वायर टाइट कॉलम हमने डिजाइन करना है. कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ हमारे पास 5000 PSI है और स्टील हमारे पास 60000 PSI का है. So first of all we have to calculate the factor load. Factor load is 1.2 into del load plus 1.6 into live load. हमने values put किया. Ultimate factor load we got 851 kips. So for tied columns equation हमारे पास क्या थी कि factor load या factor total load is equals to nominal strength जो कि हमने consider की 5 into nominal strength should be equals to strength reduction factor into K gross area into 0.85 concrete comparative strength plus steel reinforcement ratio gross into fy minus 0.85 fc dash जो कि इक्वेशन अभी हमने पिछली स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल फैक्टर लोड 851 किप्स है, उसको हमने पुट किया. यहाँ पे टाइड कॉलम की बात हो रही है तो साई फैक्टर हमारे पास 0.65 था और के हमारे पास टाइड कॉलम के लिए 0.8 है. ग्रॉस एरिया हमने कैलकुलेट करना है 0.85. स्टील कंक्रीट हमारे पास 5 KSI का है प्लस रीइंफोर्समेंट रेशियो हमने कितना यूज किया था 5% का 0.05. fy we have 60 minus 0.85 into 5. So therefore total gross area हमारे पास 232.5 इंच स्क्वायर आ गया. अब हम अज्यूम करते हैं कि कॉलम की जो साइज है वो हम लेट सपोज 15.25 इंचेस हम यूज करते हैं. तो हमारे पास जो साइड आ जाता है टोटल, लेट सपोज हम अल्टीमेट साइज एक चूज कर रहे हैं 16 इंचेस की.
तो ग्रॉस एरिया जो कॉलम का आया, इसका आप स्क्वायर कॉलम की बात हो रही है तो आपने इसका अंडर रूट कर लिया, तो टोटल हमारे पास 15.25 इंचेस जो है वो इसका एक लेंथ आ गई, तो हमने उसको इंक्रीज करके या राउंड अबाउट करके हमने 16 इंचेस जो है वो कॉलम की एक साइड ले ली। तो टाइट कॉलम स्क्वायर था तो 16 इंटू 16 256, एक्चुअल ग्रॉस एरिया हमारे पास 256 इंच स्क्वायर आ गया। अब हमने जो सेकंड इक्वेशन थी वो हमने यूज की और रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील हम कैलकुलेट करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील के लिए हमने वही इक्वेशन हमने चूज की, फाई इंटू के 0.85 एफ सी डैश ग्रॉस एरिया प्लस एरिया ऑफ स्टील इंटू एफ वाई। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, ग्रॉस एरिया की जगह हमने 256 इंच स्क्वायर रख लिया, एरिया ऑफ स्टील हमें फाइंड आउट करना है, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील हमारे पास 9.81 इंच स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे जब एरिया हमारे पास आ जाता है तो हमने एक बार चूज की, नंबर 8 बार हम फाइनल कर रहे हैं, लेट सपोज 8 नंबर 11 बार का हमने एक बार का डाया लेना है, उसको हमने जब एरिया निकाला एक बार का, आप 8 बार टोटल यूज कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास एरिया जो 8 बार्स के लिए आया वो 12.50 इंच स्क्वायर आ गया, जिसको हमने फिगर के अंदर शो करा दिया, साइड कवर्स भी हमने प्रोवाइड कर दिए, और जो स्पेसिंग है बिटवीन द बार्स, मेन बार्स, वो हमने कम से कम जो है मैक्सिमम 6 इंच प्रोवाइड करनी है, वो हमने 5.5 इंचेस रखी, तो टोटल हमारी स्पेसिंग जो है वो 16 इंच बाय 16 इंच का कॉलम हमारा डेवलप हो गया। उसके बाद हम टाइज को डिसाइड करते हैं कि लेट सपोज वी आर प्रोवाइडिंग नंबर 3 बार, कि हमें क्या कंडीशन कही गई थी कि अगर आपकी जो है वो टाइज के लिए आप नंबर 3 बार प्रोवाइड करते हैं, सो चूज नंबर 3 बार फर्स्ट टाइज विद स्पेसिंग इक्वल्स टू द लीस्ट ऑफ 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस हमें गिवन है। नंबर 1 इज स्पेसिंग इज 16 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार, मेन बार हमारे पास 11 है, 16 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार वी गॉट 22 इंचेस। सेकंड कंडीशन थी हमारे पास 48 टाइम्स डाया ऑफ टाइड बार, 48 टाइम्स डाया ऑफ टाइड बार 3 नंबर की बार थी, उससे हमारे पास डिस्टेंस आया 18 इंचेस। और थर्ड कंडीशन हमारे पास थी मिनिमम कॉलम की साइड दोनों बराबर हैं 16 इंचेस की। तो हमने तीनों कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं, हम इनमें से कोई भी एक कंडीशन या लीस्ट ऑफ 3 जो है वो हमने चूज करना है। सो वी आर चूजिंग यूज नंबर 3 बार टाइज स्पेस दैट नंबर at 16 inches spacing. The clear distance between the bar is 4.23 inches, which is less than 6 inches. Therefore, no additional ties are required. कि अगर 6 इंच से ज्यादा आता तो एडिशनल केस के अंदर आप टाइज प्रोवाइड कर सकते थे। So now we have a tied rectangular column. अगर हम स्क्वायर कॉलम को छोड़ के एक टाइड रेक्टेंगुलर कॉलम की बात करते हैं तो हमारे पास उसके डिजाइन कंडीशंस वगैरह के अंदर क्या वेरिएशन आती हैं। So now we have a design example. Design a rectangular tied column with a width of b is equals to 14 inches के एक हमें width given है 14 inches की, और हमारे पास एक्सियल ड्रिल लोड 400 किप्स का है, एक्सियल लाइव लोड 232 किप्स का है, कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5000 psi। उसके बाद हमारे पास स्टील 60,000 psi, स्टील रेशियो अगेन 5% एंड वी हैव टू डिजाइन द नेसेसरी टाइज। अब यहाँ पे सिमिलर एग्जांपल है सॉल्व्ड एज वी हैव ऑलरेडी डिड इन प्रीवियस एग्जांपल। आपने यहाँ पे सिंपल जो एक रेक्टेंगुलर साइड आपको मिली हुई है, आपने टोटल जो डिजाइन एग्जांपल का सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया। जहाँ पे हम ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करते हैं वहां पे स्क्वायर कॉलम था, तो जो एरिया ग्रॉस आया था उसको हमने स्क्वायर रूट कर लिया था, हमारे पास वैल्यू आ गई थी। अब एरिया जो आपके पास आएगा ग्रॉस एरिया, उसको आप इस लेंथ से 14 इंच से डिवाइड कर दोगे तो अदर डायमेंशन आ जाएगा, राउंड अबाउट करके आप डायमेंशन को वेरी कर लेंगे, उसके बाद जो है वो आप एरिया ऑफ स्टील और रिक्वायर्ड मिनिमम टाइज वगैरह भी कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जैक्टली उसी तरह से है जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस किया। सो सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। सो नाउ वी हैव अ थर्ड केस, स्पाइरल कॉलम। अगर हम स्पाइरल कॉलम को डिजाइन करते हैं तो स्पाइरल कॉलम के डिजाइन के अंदर हम किस तरह से मेथड और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं उस चीज को हम डिस्कस करते हैं अब। So now we have example number 3. Design a circular spiral column to support an axial dell load of 475 kips and live load of 250 kips. Use concrete compressive strength of 4 ksi and steel we have 60 ksi. Steel reinforcement ratio of about 3% and also design the necessary ties. Necessary spiral, sorry. So step number 1, we again calculated the factor load 1.2 into del load plus 1.3 into live load. उसके बाद हमने स्पाइरल्स के लिए reinforcement वगैरह जो फार्मूला अप्लाई किया के वाला, के फार्मूले के अंदर हमारे पास जो स्पाइरल के केस में फाई जो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है वो हम 0.75 कंसीडर करते हैं और के की वैल्यू स्पाइरल के लिए 0.85 होती है। यहाँ से हमारे पास ग्रॉस एरिया आ गया 299 इंच स्क्वायर।
अब ग्रॉस एरिया जो सर्किल है उसका एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। आप सिंपली फार्मूला आपके पास एरिया ऑफ स्टील अवेलेबल है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर से आपके पास कॉलम का डायमीटर 19.5 इंचेस आ गया, इसको हमने राउंड अबाउट करके 20 इंचेस ले लिया, तो टोटल एक्चुअल ग्रॉस एरिया हमारे पास 314.2 इंच स्क्वायर आ गया। उसके बाद से एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से हमने फर्स्ट केस में एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट किया, यहाँ पे भी हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करेंगे। अगेन कंडीशंस के की वैल्यू और 5 सिर्फ चेंज है। एरिया ऑफ स्टील हमारे पास 8 इंच स्क्वायर आ गया। यूज 8 नंबर 10 बार्स, नंबर 10 की हमने 8 बार्स यूज करनी है जिनका एरिया ऑफ स्टील 10.16 इंच स्क्वायर होता है। अब स्पाइरल्स के लिए, तो स्पाइरल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, डायमीटर ऑफ कोर। अब कोर जो बेसिकली हम कंसीडर करते हैं वो कोर हमारी इनर की बात हो रही होती है, जिसके अंदर हम सिर्फ इंटरनल जो स्पाइरल के अंदर जो स्पेसिंग या डिस्टेंस आ रहा होता है उसकी हम बात कर रहे होते हैं। तो कोर हमारे पास है, टोटल कॉलम का डाया था 20 इंचेस का, माइनस 2 साइड्स 1.5 इंच कवर फ्रॉम बोथ साइड्स, वो हमने डिडक्ट कर लिया, टोटल हमारे पास 17 इंचेस का कोर बच गया। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ कॉर्ड, यानी कि वो जो कोर थी उस कॉर्ड का एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, यानी कि कॉर्ड का जो कोर का डायमीटर 17 इंच था वो हमने रखा, तो टोटल पाई बाय 4 डी स्क्वायर यानी 17 इंच स्क्वायर। और ग्रॉस एरिया हमारे पास आ जाता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, टोटल ग्रॉस यानी 20 का इंच स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास जो ग्रॉस एरिया और कॉर्ड एरिया आ गए। अब हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, शुड बी इक्वल टू 0.45 ग्रॉस एरिया डिवाइड बाय कॉर्ड एरिया माइनस 1 इंटू एफ सी डैश डिवाइड बाय एफ वाई टी। इस फार्मूले से हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट रेशियो फॉर स्पाइरल रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं। अब सारी वैल्यूज हमने पुट की, हमारे पास जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट रेशियो फॉर स्पाइरल्स हमारे पास 0.45, ग्रॉस एरिया 20 इंच स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 17 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4/60 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइड बाय स्टील ग्रेड, वी गॉट 0.01152। सो एज्यूम नंबर 3 स्पाइरल, नंबर 3 का हम स्पाइरल एज्यूम करते हैं, तो एक बार का जो एरिया हमारे पास अवेलेबल है या आता है 3 बार का वो 0.11 इंच स्क्वायर है, और डाया हमारे पास आ जाता है 0.375 इंचेस नंबर 3 का। तो रीइंफोर्समेंट रेशियो हमारे पास 0.1152 इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ बार इंटू डाया ऑफ कॉर्ड माइनस डाया ऑफ बार डिवाइड बाय एस स्पेसिंग इंटू डाया ऑफ कॉर्ड स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल कंडीशन और इक्वेशंस अवेलेबल हैं, इनके अंदर हमने रीइंफोर्समेंट रेशियो की वैल्यू रखी, 4 हमारे पास जो है फार्मूले का था, एरिया ऑफ बार हमारे पास 0.11 इंच स्क्वायर था, डाया ऑफ कॉर्ड 17 इंचेस माइनस डाया ऑफ बार 0.375 इंचेस डिवाइड बाय एस इज द स्पेसिंग, स्पेसिंग हमें फाइंड आउट करनी है डिवाइड इनटू डाया ऑफ कॉर्ड 17 स्क्वायर का। तो स्पेसिंग इज इक्वल टू 2.2 इंचेस, यूज नंबर 3 बार स्पेसिंग एट 2 इंचेस। क्या स्पेसिंग हमें अलो कितनी है स्पाइरल्स के अंदर, पिच हमने 1 to 3 इंचेस प्रोवाइड करनी है, हमारे पास 2 इंच की वैल्यू आई, तो सेक्शन इज सेफ अगेन। That's all for today. Thank you very much.